सो आज का टॉपिक अपना यूजिंग कॉमन रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन पैटर्न इन मोबाइल डिज़ाइंस। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि हम लोगों ने CSS में मीडिया क्वेरी में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज ब्रेक पॉइंट? ब्रेक पॉइंट आर पोर्टल वेब्स that have a media query declaration to change the layout once the browser is within the declared range. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एन एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन द कोड स्निप फॉर पेज चेंजिंग फ्रॉम इट्स बेस 960 पिक्सल्स लेआउट टू 768। सो मीडिया हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्लैग मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ इज 768 पिक्सल्स। तो 768 पिक्सल्स तक मैक्स लिखने का मतलब ये हुआ कि इस तक आपका जो भी स्टाइल यहाँ लिखा होगा वो ट्रिगर होगा, 769 जैसे होगा वो उस स्टाइल रेंज से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक होता है मिनिमम 768, तो यानी कि जब आपका 768 तक वो काम करेगा, 767 जैसे होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही प्रॉपर्टी हमें मिलती है यूज़ करने के लिए। तो कई बार हम लोग रेंज बेस भी लिखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम इतने से इतने रेंज के बीच में इस तरह से कुछ होना चाहिए, तो वो भी हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम करके भी लिख सकते हैं। Breakpoints can be placed depending on common screen sizes in a responsive design. Every responsive site has a minimum of 2 breakpoint designed for tablet and mobile devices. What is breakpoint? There are two types of breakpoint. First is major breakpoint are conditions when meet result in major changes in design. Example, the whole layout changes from 2 column to 4 column. Minor breakpoint are conditions when meet result in small changes in design. Example, moving from labels from above text field to the left of those fields while the rest of the design remains unchanged. तो जैसे देखो कभी कभी बहुत सारी साइड्स में साइड बार्स वगैरह होते हैं, तो वो सिर्फ उतना पार्ट चेंज है, मिडिल वाला पार्ट आपका नॉट अफेक्टेड, नॉर्मली आ रहा है आपका। सो देयर इज नो थंब रूल ऑन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ ब्रेक पॉइंट इन रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। द आइडिया इज टू इंश्योर दैट डिज़ाइन एंड कंटेंट फ्लो सीमलेसली ऑन एनी लैंडस्केप। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट एक कल्चर चलते आ रहा है कि भाई सिंगल कॉलम होता है मोबाइल के लिए, 2 कॉलम होता है टैबलेट के लिए, 3 या 4 कॉलम डिज़ाइन की जो स्ट्रेटेजी यूज़ होती है वो होती है डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, सो यहाँ आप देखेंगे 3 लेआउट्स विद 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स एंड सिंगल कॉलम। तो सिंगल है मोबाइल यानी कि 760 पिक्सल्स, 2 कॉलम है 1000 पिक्सल्स एंड 1000 पिक्सल और अबव के लिए 3 कॉलम्स डिज़ाइन। So customization of breakpoints in responsive web design. Creating a custom breakpoint is a very logical process and only requires a familiarity with media query to create. Following rules need to be adhered with while creating a custom breakpoint. Choosing right browser extension. So आज की डेट में तो क्या है, मीडिया क्वेरी को जितने भी वेब ब्राउज़र है सभी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले के टाइम में थोड़े से चेंजेस थे, चैलेंजेस हुआ करते थे कि क्रोम कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सही से काम नहीं कर रहे, इस तरह की दिक्कतें आती थी, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। सो रिसाइज विंडो फॉर क्रोम is an optional choice as the current dimension are shown in the button right corner on shrinking the browser. तो जब भी आप देखो ना, हम लोग कोई वेबसाइट चलाते हैं डेस्कटॉप मोड में, तो अगर आपके यहाँ पर कुछ नेविगेशंस हैं तो जैसे आप मोड चेंज करते हो राइट साइड में आपके इस तरह से वर्क करने लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं हैमबर्गर। ठीक है, बर्गर मेन्यू। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, करंट डायमेंशन आर शोन इन द बॉटम राइट कॉर्नर और श्रिंकिंग द ब्राउजर। एक्सप्लोर बिटवीन स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट। Inconsistencies in appearance normally occur between standard breakpoint. Extensions such as resize window identifies the area which need corrections after looking at every pixel's width. A navigation drawer is used for top level navigation in an application to swiftly navigate between different parts of the application. It's more like a main menu. ठीक है, a navigation drawer
is required where the user can take multiple paths to navigate, which leads to different independent parts of an application without one dedicated start screen on which everything else depends. The navigation drawers is required in a user interface that has more than 3 top level views and the actions bar is too small to be used. So क्या होता है कि नेविगेशन ड्रॉर, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यूट्यूब्स का भी दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी वेबसाइट्स जिनके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं वो डेस्कटॉप मोड में भी नेविगेशन ड्रॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जीमेल देखते हैं तो जीमेल में भी आपको नेविगेशन ड्रॉर दिया होता है इस तरह से, या यूट्यूब अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा, दिखाई दे रहा है। क्योंकि सारी चीज़ों को ऊपर लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपनी एज अ यूएक्स ये क्लैरिटी रखना चाहते हैं कि भाई यूज़र यहाँ पर सर्च करे, बाकी चीज़ों में पजल अपना हो, ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको। अब ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ लगाने लग जाए पूरी तब भी नहीं आएंगी। हम यहाँ पर स्क्रॉलिंग तो दे सकते हैं ना वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल अगर आप नैप बार में स्क्रॉलिंग दोगे तो वो लॉजिकल नहीं है ना, क्योंकि कहा जाता है कि वेबसाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होना नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें। So navigation drawer is required in a user interface that has more than 3 top level views and the action bar is too small to be used. तो एरिया आपके पास कम है तो इस कंडीशन में इसका यूज़ करें। या जैसे अगर आप एक और एग्जांपल से समझना चाहें, जैसे गेट बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप के अंदर सो मैनी कंपोनेंट्स हैं, तो सब कुछ तो टॉप पे नहीं लगा सकते, हमें इस कैटेगरी को अलग रखना है, सर्च को अलग रखना है, माइक्रो कैटेगरीज को अलग रखना है। तो आप देखते हैं यहाँ पर साइड में दोनों साइड उन्होंने बना के रखा हुआ है इस तरह से चीज़ों को। तो जब आप यहाँ से इसका मोड चेंज करते हैं तो आप देखते हैं लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से आके नेविगेशन ड्रॉर ओपन होता है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। ड्रॉर डिज़ाइन टेम्पलेट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर व्हेन यूटिलाइज्ड फॉर iOS and Android, therefore providing a single design that work flawlessly and enjoy a good level of understanding in both platform. So एंड्रॉयड एंड iOS के अंदर जो हम लोग देखते हैं ना कि अगर कोई एप्लीकेशन आप देखते हो तो फुटर में आपका एक कैटेगरी से रिलेटेड बना होता है जिसमें 4 या 5 ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट नीचे रहते हैं, आप टैप करते हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एंटर कर जाते हो आप, ठीक है। सो जैसे अगर हम लोग मोबाइल मोड में अगर फ्लिपकार्ट ओपन कर लें, फ्लिपकार्ट, तो आपको नेविगेशन ड्रॉर प्लस दोनों चीज़ आपको दिखाई दे, देखो नीचे आपको पूरा कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस तरह से। अब डेस्कटॉप पे इन्होंने कितना कैसे हैंडल किया, जैसे आप यहाँ जाके लिखिए फ्लिपकार्ट नेविगेशन ड्रॉर, देखो आपको यहाँ मिलेगा, मोबाइल मोड एक्टिवेट कीजिए, दिखाई दे रहा है ना। नहीं दिखा सकते ना, एरिया बहुत कम है, एक्शन एरिया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने लॉगिन को सामने रखा, अब लॉगिन बंदे को ढूंढना पड़ता है तो दिक्कत हो जाएगा कि वो यहाँ जाए और जाके ढूंढे जी लॉगिन मिल जाए मुझे यहाँ पर, वो गलत हो जाएगा, है ना। सो एक्शन एरिया सामने, बाकी चीज़ें यहाँ पर रखो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बंदे को आती सुपर कॉइन जोन में जाना होगा या फ्लिपकार्ट प्लस जोन में जाना है उसको, वो बात की बात है ना, जब वो प्रोडक्ट पहले पसंद कर लेगा उसके बाद। तो पहली चीज़ ये कि यूज़र को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्या वो करना चाह रहा है वो करने दो, लेटर ऑन वो चीज़ें वहाँ पर उसको स्टेप बाय स्टेप या तो आपका डिज़ाइन खुद लेके आए या फिर यूज़र जाके खुद देखना चाहे उस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे दिखाई दे रहा है, तो फुल हाइट नेविगेशन ड्रॉर, these are application focused on information consumption that uses a left to right hierarchy. This is a left to right hierarchy. Navigation drawer clipped under the application bar. These are application focused on productivity that requires balance across the screen. So दो तरह के होते हैं, एक पूरे डिज़ाइन के ऊपर खुलते हैं, एक जो नैप बार आपका रहेगा उसके नीचे। तो जैसे आप देख रहे हो कि मेल से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ अवेलेबल है, तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से, तो डिज़ाइन को पुश करके ये मेरा इस तरह से निकल के आ रहा है। एक वेबसाइट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसमें फ्लाई आउट हो रहा है, जैसे अगेन फ्लिपकार्ट पर हम लोग आते हैं, आपने मोबाइल मोड इसका एक्टिवेट किया, अब आप यहाँ पर जब इसको बर्गर को क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो पूरी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। तो यानी कि अब मुझे समझ में आ गया, ये वाला जो मैंने देखा दिस इज़ अ फुल हाइट नेविगेशन ड्रॉर, और ये क्या है, नेविगेशन ड्रॉर क्लिप्ड अंडर द एप्लीकेशन बार। यानी कि यूट्यूब का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये प्रोडक्टिविटी बार है ना एक तरह का देखा जाए तो। आप यहाँ देखें पूरी विड्थ में नेविगेशन और उसके नीचे ये देखिए, तो समझ में आ रहा है प्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, क्लिप्ड नेविगेशन ड्रॉर, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट हायरार्की नेविगेशन।
सो ये वाला क्लिप डाला क्या होता है, एप्लीकेशन फोकस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी दैट रिक्वायर बैलेंस अक्रॉस द स्क्रीन एंड दीज आर एप्लीकेशन फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कंजप्शन दैट यूजेस अ लेफ्ट टू राइट हायरार्की। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग क्या होता है कि भाई बिल्कुल आपका ऊपर से आएगा निकल के, मतलब वो फिक्स नहीं होता है, आपने क्लिक किया आया, नहीं तो वो बंद हो गया। इसमें तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट ओपन क्लोज हमला आ रहा है, एक ही जगह पर हो रहा है ना, एक जैसा कि पूरा का पूरा ऊपर टॉप पर आता है। ये वाला एग्जांपल जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अ फ्लोटिंग एग्जांपल। तो फ्लोटिंग में क्या है, दीज आर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स लेस हायरार्की यूज फ्लोटिंग नेविगेशन रॉड। ठीक है, तो 3 तरह के हमने इसमें देखे। अब देखते हैं पर व्हाट इज स्टैकिंग। अ स्टैकिंग रेफर्स टू पोजिशनिंग ऑफ कंटेंट एलिमेंट्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। It is highly effective for a small screen where there is an indicate space to display the content. Stacking results in reducing page width and increasing page length. It is the frequently used responsive action. So stack कैसे करते हैं लोग चीज़ों को, कई जगह पर हम लोग करते हैं साइड बाय साइड। एक होता है कि भाई हमने उसके नीचे स्टैक करते हैं, भाई इसके आगे अगर कंटेंट मोबाइल मोड आएगा तो नीचे आएगा, उसके आगे कंटेंट वो उसके नीचे चला जाएगा। How does stack work? Responsive framework operates space classes to apply a column width to an element. Different width can be applied depending on the width of the display in a device. What is pagination? Pagination is the process of dividing a document into discrete pages, either electronic pages or printed pages. Pagination comprises rules and algorithm for deciding where page that breaks will fall and which depend partially on cultural application about which content exists on the same page. So pagination, जब भी हम लोग किसी लार्जर अमाउंट में डेटा को ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर हम लोग पेजिनेशन का यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी ई कॉमर्स साइट में जाते हो, भाई मेरे पास हज़ारों की तादाद में कुछ कंटेंट है, आप यूज़र को दे दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा, यानी कि यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा उस केस में। भाई वो ये चाहता है कि भाई मुझे 10 दो, लेकिन 10 मुझे तुरंत दे दो। आप मुझे 10,000 ऑप्शन दे रहे हो, लेकिन 10,000 को आने में तो टाइम लग रहा है ना, और आ भी गया तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो पेज इतना हैवी हो गया, स्क्रॉल होने में जर्क हो रहा है। सो इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है, कि जितना आपका एप्लीकेशन बहुत इफेक्टिवली रेंडर कर पाए उस हिसाब से। सो किसी वेबसाइट में आप देखते हो पेजिनेशन 20 प्रोडक्ट के ऊपर होता है, किसी में 40 पर होता है, किसी में 60 पर होता है। तो गूगल भी पहले पेजिनेशन करके आपको डेटा देता था, अब उसने इन्फिनाइट वाला सिस्टम लगा दिया है। तो उसमें क्या होता था, एक पेज पर वो 10 से 20 ही इन्फॉर्मेशन देता था, उसके बाद में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पर आपको मिलती थी, है ना। तो पेजिनेशन आपको हर जगह मिलेगा, और डेवलपमेंट के अंदर हम लोग पेजिनेशन काम कैसे करता है वो भी पढ़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोग किसी कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी वॉचेस की डिफरेंट कैटेगरीज है, ये आपके नीचे सारी वॉचेस आती जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग वॉचेस सब यहाँ पर आपके अवेलेबल है इसमें। अब टेक्स्ट मोड पे अगर हम लोग आते हैं, पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं, अब हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे कि देखो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था इंट्रोडक्शन में 40,000 प्लस थी, 13,000 रह गई, बिक गई 30,000 इतना ज़बरदस्त सेल है भैया। नीचे आइए, इन्फॉर्मेशन किस में आ रहा है, पेजिनेशन में आ रहा है। मुझे कैसे पता चले टोटल नंबर ऑफ़ कितने पेज हैं, तो यहाँ लिखा आता है देखो 347 टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये आपका डेटा यहाँ पर आ रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ़ पेज इस पर अवेलेबल हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय अगर आप वो करेंगे 347 तो आपको नंबर ऑफ़ रिजल्ट जो आएगा वो इतना ही आएगा। हो सकता है कि लास्ट पेज पर 40 टी शर्टें ना हो, जिसमें 10 पर क्लिक करता हूँ, 10 पर क्लिक करने के बाद आपको देखें बाकी का आ जाएगा। अब मैं एक एक करके तो क्लिक कर नहीं सकता, तो क्या कोई तरीका है कि जहाँ से जाके मैं पेजेस को डायरेक्टली जंप कर लूँ। तो यूआरएल में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इन्होंने पेज नंबर डाल रखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ तो मुझे पता है ना कि कहाँ पर होगी कलाकारी इनकी, मैंने ढूंढ निकाला इनका। तो लास्ट पेज पर इनके पास इस जगह पर कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ज़रा एक और पहले आते हैं, पेज 40 के ऊपर क्या यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। तो अब ये इन्होंने यहाँ पर ट्रिक लगा रखी है कि भाई इनका जो डेटा है वो क्लिक पर ही चेंज होगा। स्मार्ट है, ठीक है, कि आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे
नंबर 10 तो देखो यूआरएल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं ऊपर, फिर से नोटिस करना जैसे हम लोग 15 पर क्लिक करें कुछ चीज़ें बदलेंगी। तो ये है 15, 16 पर देखते हैं डेटा आ रहा है, यस 17 डेटा है, देखते हैं 200 यहाँ 100 50 यानी कि कुछ तो है चक्कर, इन्होंने कैटेगरी के बाद में चेंजेस कराए हुए हैं, कुछ चल रहे हैं बाकी नहीं चल रहे। एनीवेज छोड़ो। तो ये होता है बेसिकली पेजिनेशन, जो लोड को बैलेंस कर रखने के बाद आपको डेटा को डिस्प्ले करता है, इससे इन्फॉर्मेशन फटाफट से आएगी और यूज़र को शॉर्टलिस्ट करने में चीज़ों को आसानी भी होगी। व्हाट इज़ फ्लूइड इमेज? वो इमेज जो अपने आप साइज़ को चेंज कर देता है अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग। इसको अचीव करना बहुत ईजी है। आप CSS जब सीख रहे होते हो, आप इमेज की विड्थ को लिख देते हो, विड्थ इज़ 100%, और विड्थ आपकी इमेज की हैंडल होना स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है कि अगर आपकी इमेज प्रोपोर्शनेट है, लाइक 1:1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो कि आपकी डेस्कटॉप इमेज बहुत वाइड है, लेकिन मोबाइल पर जाके तो वो और पतली हो जाएगी ना प्रोपोर्शनेट में, तो वहाँ पर वो सही से काम नहीं करती है। सो फ्लूइड इमेज इज़ अ रिस्पॉन्सिव कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड पिक्चर स्टैक। This stack permits the picture to develop and contract in size with the site. Fluid image permits the sizing of a picture in relative units instead of outright pixels measurement. तो relative units हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि EM, REM, परसेंटेज, ठीक है। तो जब भी आप रेस्पॉन्सिव कोई काम करते हो तो हम लोग पिक्सल्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर आप पिक्सल स्पेसिफिक जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पिक्सल लॉक वैल्यू होती है, और ये जो मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं ये आपके रिलेटिव यूनिट्स होते हैं, यानी कि पेरेंट के साइज़ के उसके हिसाब से वर्क करती है चीज़ें, ठीक है। सो मान लो कि अगर आपने बॉडी टैग का इस्तेमाल किया और आपने लिखा विड्थ इमेज का 100%, तो वो पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगी। अब मान लो कि मैंने एक डिप बनाया हुआ है जिसका विड्थ है 1000 पिक्सल, अगर आप डिव के अंदर इमेज को बोलोगे 100%, तो वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग होगी, ना कि बॉडी के अकॉर्डिंग होगी। समझ गया ना रिलेटिव का मतलब क्या होता है? मेरे पेरेंट के पास क्या फैसिलिटी, उसके हिसाब से चाइल्ड के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है कि भाई उसको पता है कि अलग अलग यूज़र जब अलग अलग साइज़ पर मेरे इसको विज़िट करेगा तो वो सोर्स सेट का यूज़ करता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर आएँ और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको एक डिफ़ॉल्ट इमेज दिखाई दे रहा है, ये इमेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ हो गया। अब हो सकता है कि कोई बंदा मेरा जैसे फुल HD मॉनिटर है, कोई अल्ट्रा HD मॉनिटर पे काम कर रहा है, तो वहाँ तो इमेज छोटी हो जाएगी, फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी इमेज, ठीक है। अगर मैं क्वालिटी को 100% भी कर लूँ इसको, देखो क्वालिटी बढ़िया होगी हमारी इमेज की। तो हम लोग सोर्स सेट के अंदर चलते हैं, क्या इन्होंने कोई बड़ी इमेज का यहाँ पर अरेंजमेंट करके रखा हुआ है कि नहीं। तो जैसे ये डिफ़ॉल्ट इमेज आ गया, इसके अंदर पक्का एक इमेज बड़ी ज़रूर होगी। क्या कहा था मैंने, है ना, ज़रा विड्थ देखो 3200 पिक्सल्स की है, तो 16 का जस्ट डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने नोटिस किया इस पर लिखा था 2x, ये देखो लिखा है ना। तो यानी कि ये बड़े स्मार्ट है, इन्हें पता है कि अगर बंदे के पास स्क्रीन बड़ी हुई तो पिक्चर फट जाएगी, तो उन्होंने बड़ी इमेज भी डाल के रखी भाई, अगर किसी की स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इमेज ये वाली चलेगी, और अगर किसी की स्क्रीन फुल HD है तो इमेज 1600 पिक्सल वाली चलेगी, अगर किसी की स्क्रीन और छोटी है तो इमेज मेरी दूसरी चलेगी। तो यहाँ देख रहे हो आप, टैबलेट के लिए अलग है, उसके लिए अलग है, सबके लिए इन्होंने अलग अलग डिफाइन कर रखी इमेज, मीडिया करी लिखी हुई है सब, कि 768 से लेके 1191 तक ये, 1192 पर ये इमेज, ठीक है। इस तरह से इन्होंने हर जगह पर मीडिया क्वेरी को सेट किया हुआ है। इसी वजह से फ्लिपकार्ट को जिस भी साइज़ पर खोलो इतना बढ़िया दिखाई देता है ना। ये चीज़, और यही प्रैक्टिस आप लोगों को भी यूज़ करनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिव के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव का अच्छा बूटस्ट्रैप अपना हैंडल कर लेगा, चलो डालो इमेज काम खत्म,
अब दिक्कत कहाँ स्टार्ट होती है कि जब आप एक ही इमेज का इस्तेमाल करते हो ना हर जगह के लिए, अब मोबाइल पे आपने उसको साइज़ को विजुअली छोटा करा के खुश हो गए, लेकिन वेबसाइट तो हैवी होगी ना, आपको बताना पड़ेगा कि भाई अलग अलग साइज़ के हिसाब से मेरे पास अलग अलग इमेज है, उनको इस्तेमाल करो, तो आपका वेबसाइट हैवी नहीं होगा और बढ़िया काम करेगा। आगे बढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ हमने कैसे फाइंड किया इमेज। तो ये पार्ट हमने आपको दिखा दिया है इस तरह से। और इन्होंने और भी छोटे साइज़ के लिए इतनी छोटी छोटी थंबनेल बैनर की इमेज बना के रखी हुई है। हो सकता है कोई जियो के फ़ोन में चला रहा हो, तो आता है ना छोटा वाला 1000-1500 वाला जो फ़ोन आता है जियो का, तो इसमें चला ली ब्राउज़र, तो उसमें आता है, व्हाट्सएप उसमें भी चलता है। मैं तो सामान वहाँ पर भी बेचूँगा, फ्लिपकार्ट ये कहता है, तो वहाँ पर भी इसका क्राउजल चल जाता है। उसने उसके लिए भी इमेज बना के रखा हुआ है, अगर ढूंढोगे तो मिलेगी इसके अंदर, सोर्स सेट के अंदर हर तरह की इमेज है इनके पास। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मोबाइल मोड पे अगर किसी रेस्पॉन्सिव इमेज को लेके आओगे तो ये इतना छोटा हो जाएगा, स्केल डाउन हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ नहीं पाओगे। जैसे मैं दोबारा से ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने इमेज को ओपन किया और मैं इसको मोबाइल में खोल देता हूँ। खैर ये अभी तो होगा नहीं, तो इसको मुझे मैनुअली छोटा करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि क्या पढ़ पा रहे हो इन्फॉर्मेशन या क्या लिखा हुआ है, नहीं ना। तो इन्होंने इसके लिए मोबाइल के लिए डेडिकेटेड अलग ग्राफिक बनाए, चेक करेंगे, देखो आने दो। मोबाइल पर इनके बैनर अलग चल रहे होते हैं जनरली। तो देखो जो डेस्कटॉप पर आ रहा था ना लैपटॉप टॉप का, वो यहाँ नहीं आ रहा, बट आप देख सकते हो यहाँ पर डायमेंशन अलग है ना। और अगर मैं यही चीज़ यहाँ देखता हूँ तो इसका डायमेंशन आपको अलग मिलेगा। ये देखो ये वाइड है, ये स्क्वायर फॉर्म में। अब मान लो मैं इसको मोबाइल मोड में खोलता हूँ तो क्या डेटा पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है आपको, नहीं आ रही ना। बट सोचो कि अगर अपनी गलती से वाली इमेज चला दी थी तो डेटा पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे ना। तो इसलिए मोबाइल के लिए अलग ग्राफिक बनाना चाहिए। कभी भी जो डेस्कटॉप के लिए हमने ग्राफिक बनाया वो मोबाइल के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, जब तक कि वो 1:1 के रेशियो में ना हो तब तक तो नहीं, ठीक है। सो आई होप ये आपको प्रैक्टिकली पार्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। फ्लूइड इमेज इज क्रिएटेड बाय क्वांटिफाइंग द विड्थ ऑफ इमेज as a percentage of the overall width of the page. Example, a picture with measurement of 500 by 300 in a 1200 pixels wide screen. Below 1200 pixels the record will be fluid. The calculation of percentage that the image takes up of the document is easy. 500 divided by 1200 multiply with 100. तो क्या निकल गया 41.66%. So when we create fluid image, then the image will consistently remain in scale विद द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक्चुअली में हमारा ये था, बट रिस्पॉन्सिव के अंदर वो अपने आप ही स्केल डाउन होते जा रहे हैं उसके अंदर। सो फ्लूइड इमेज विद परसेंटेज ऑफ टोटल विड्थ ऑफ द पेज। तो फार्मूला यहाँ पर अवेलेबल है। नेविगेशन मेन्यूज आर द रिस्पॉन्सिव मेन्यूज हुज ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर आर ऑल्टर्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेज विद द डिफरेंट स्क्रीन विड्थ। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ navigation menu for a responsive web design. Bottom bar, it is one of the most delicate part of the responsified on a website, which is the navigation for the website accessibility. Tab bar, a tab bar is a navigation that provide access to different views in an application. CTA, call to action, it refers to use of elements in a web page that requires an action from the user's. Example, actionable buttons such as buy, sell, shop now, book now, learn more, apply now, है ना, उस तरह की चीज़ें। Short and simple menu, they help to craft navigation system that function flawlessly for small screens and larger screens. Different types of menus are like slide down, slide in, ठीक है। What is a tab bar? A tab bar is a navigation that provides access to different views in an application. It can be used as a standalone object in any application. It allows to navigate instantly within an application.
अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन लेआउट। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे फीचर, टॉप चार्ट, नियर मी, सर्च, अपडेट्स, तो जनरली आप देखते हो ये आपको पेज के फुटर में मिलता है, ठीक है, ये बीच में कहीं पर हो सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, बिना एंटायर चेंजेस के लिमिटेड एरिया के अंदर आप चेंजेस देख पाते हैं। जैसे इस टैब का एक एग्जांपल ऐसे में समझो, आज तक के अंदर हम लोग जाते हैं भाई, हमें यहाँ पर आज तक या टू आज तक टुडे, इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक ही जगह पर बिना एंटायर होल पेज को चेंज करें हम लोग देख पा रहे हैं चीज़ें। तो ऐसे कुछ टैब आपका काम करता है। तो वापस आएंगे थ्योरी पार्ट पे, ठीक है, अपना टैब बार। टैब बार in responsive web design, a tab bar can be used as the main navigation for a site. It provides the user sufficient visibility of the main screen section of the site and easy way to identify their location within a web application. The tab bar can be used to quickly control between the segments of a site. Tabs offer the user a steady place to go for navigation. तो जैसे मेरा होता है नीचे तुम लोग देखते हैं, दिस इज अ टैब। स्लाइड डाउन मेन्यू क्या होते हैं कि भाई आपने बर्गर पर क्लिक किया, आइकन आपके नीचे इस तरह से खुल गया। स्लाइड डाउन मेन्यूज इज यूज टू क्रिएट मोबाइल वर्जन्स ऑफ मेन्यूज। इट इज़ अ आइडियल चॉइस इफ द वेबसाइट हैज़ 8 or fewer menu options. The basic HTML structure to set up a slide down menu is like this. तो आप हर एक वेबसाइट में देखते हैं स्लाइड डाउन आपके किस तरह से खुलता है। स्लाइड इन मेन्यूज, slide in menus is used to create mobile versions of menu. It is used when the website has a large list of menu options. तो मैंने फ्लिपकार्ट का दिखाया, बर्गर पे क्लिक पूरा खुला फ्लोटिंग के अंदर स्लाइड इन। सो slide in menus take a similar approach as a slide down menu by collapsing into a hamburger menu icon and then takes the screen over by sliding from this side and pushing the body of the website over. So जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो बॉडी को हम लोग पुश करें ना इसके अंदर, इस तरह का भी हो सकता है या ये फ्लोटिंग भी हो सकता है। फ्लोटिंग मतलब कि पेज के ऊपर खोले जिसको डिस्टर्ब ना करे, जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर हमने देखा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्लाइड in menu start with a media query to alter the CSS and jQuery toggle functions to add and remove few classes. The basic HTML framework that varies for this technique as the mobile menu must be positioned outside of the main website storage in order to push it to the site. तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे द स्लाइड मेन्यू, द HTML फ्रेमवर्क टू बिल्ड अ स्लाइड इन मेन्यूज इज, ठीक है। तो जैसे आप मेन्यू पे क्लिक करें तो ये खुल के आ जाए, वापस क्लिक करें तो बंद हो जाए। समरी ऑफ दिस सेशन, responsive web design involves designing sites to provide an ideal view and interaction experience with ease of navigation across a wide range of devices. Breakpoints are browser web that have a media question presentation to change the format once the program is inside of the pronounced extension. Navigation drawer allows swift navigation between different parts of an application. Stacking refers to positioning the content elements on top of each other. That result is reducing page width and is ideally used for small devices and small screen width. Fluid images are crafted to resize the images in proportion to the width of a page. Navigation in a website is responsified to meet the requirement of different devices with diverse screen size. Next topic हम लोग देखेंगे यूजेबिलिटी स्टडीज इन रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। What is usability study? Usability studies means evaluating performance to enhance the usability of a product or service while the end user work on that particular product or service. Usability studies involves observing and taking annotation while the user explore the product or service. It determines and improves the product in the term of the speed of the product, ease to use, remember the functions, recovering from errors and overall satisfaction of the end user. अब एग्जांपल के तौर पर जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं हमें बड़ा मन करता है हम लोग वेबसाइट में भर भर के जावास्क्रिप्ट लगाएं, उसके अंदर एनिमेशन होनी चाहिए। अब गूगल का अगर आपको पता है या फिर अगर हम खुद आपकी ही बात करें तो आप वेबसाइट चलाने के लिए कितना डेस्कटॉप या लैपटॉप पर जाते हो, आप मोबाइल ही प्रेफर करते हो ना। अब आपके मोबाइल में अगर वो कोडिंग ना रेंडर हो तो ऐसी कोडिंग का क्या फ़ायदा। तो गूगल इसलिए कहता है कि अपनी वेबसाइट के अंदर मुझे कम से कम
AI मेरा अपना भी सुन रहा है फोन में। मैंने गूगल बोला ना तो उसे सुन लिया। हाँ जी। तो गूगल का ये कहना है कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट बहुत मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, उतनी की जो एक इंटरफेस को रन कराने के लिए रिक्वायर्ड है। लाइक जैसे कि कलेप्सिंग मेन्यू अगर आपने बनाने हैं, डिज़ाइन तो HTML CSS होगा, लेकिन ट्रिगर टॉगलिंग जो होती है कि बर्गर पे क्लिक किया, लिस्ट खोला, बर्गर पे क्लिक किया, बंद हो गया, ये कैसे पॉसिबल होगा? आपका जावास्क्रिप्ट से। सो बहुत ही बेसिक जेएस की रिक्वायरमेंट है, बहुत हाई फाई जेएस की में रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Usability study is also known as black box technique. Black box testing is a software testing method in which the functionality of the software under test SUT is examined without peering at the internal code structure, implementation details and inside path of the software. So input यहाँ पर हम लोग देखें ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग एंड आउटपुट। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे क्या है इसको ज़रा समझो। स्टेप्स टू परफॉर्म ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग: ऑब्जर्विंग इनिशियल रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, selecting valid inputs to verifies if the software under test SUT processed them correctly. Invalid inputs are also selected to check that SUT is able to identify them. Knowing expected output for all the input provided, creating test cases with the selected inputs, execute test cases, comparing actual output with the expected output, retesting fixed defects. So key components of usability testing: learnability, ease of completing basic tasks while using the product or the service; efficiency, speed of completing the basic task; memorability, remembering how to use the product effectively even after a period of time; errors, detecting the frequency and the severity of the errors; satisfaction, feeling the contentment after using the system. ये 5 फैक्टर्स है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। सो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं या मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, यूज़र को पता है ये ऐसे ही होगा। अगर आप उसका वे बदल दोगे तो बीइंग अ डिज़ाइनर आपने कर दिया, लेकिन एंड यूज़र हो सकता है आपके उस चेंज से खुश ना हो, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेमोरेबिलिटी है ना, लर्नेबिलिटी कि भाई कितना ईजिली आपको चीज़ें समझ में आ रहा है, उसके अंदर कहाँ से जाके क्या एक्शंस लेने। एफिशिएंसी, मैंने क्लिक किया उसको लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि मेरा एप्लीकेशन गुड एफिशिएंट नहीं है जिस सर्वर पे होस्ट किया गया जहाँ से आप उसको चला रहे हैं। एरर्स जो आप आ रहे हैं उनको कितना तरीके से आप डायग्नोस कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन की भाई आपका जो प्रोडक्ट है यूज़र उसको चलाने के बाद में क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं वहाँ से। सो consideration while conducting usability testing verifies if user can finish specified task successfully. जैसे होता है ना कि जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो हम लोग जब अपने ट्रेनर के पास अपना कोई प्रोजेक्ट लिखाते हैं, सर ये काम यहाँ से होगा, ये काम यहाँ से होगा, हम लोग वर्बली बता रहे हैं, बट एक्चुअल में तो जब आपका प्रोजेक्ट लाइव जाएगा तो वहाँ तो बताने के लिए आप नहीं होगे ना। तो आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो खुद से गाइड करो कि नेक्स्ट व्हाट टू डू। ठीक है, डिज़ाइन इतना क्लियर होना चाहिए कि यूज़र को ढूंढना ना पड़े कि इसके बाद मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, सो फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट को चेकआउट करना कितना आसान है, कोई भी कर सकता है। आपने ऐड टू कार्ट करा, ठीक है, मतलब आपने प्रोडक्ट देखा, तो जैसे आप प्रोडक्ट को फाइनल देखते हो पूरा डिटेल में तो वहाँ पर ऐड टू कार्ट बाय नाउ होता है। जैसे आप बाय नाउ बोलते हो वो आपको एड्रेस पर ले आता है, लॉगिन है तो एड्रेस डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं है तो आपको साइनअप करा लेगा कि वहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए। तो उसके बाद के स्टेप्स उसी हिसाब से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और वहाँ से आप प्रोडक्ट लेके निकल जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, वेरीफाइज इफ़ यूज़र कैन फिनिश स्पेसिफाइड टास्क सक्सेसफुली। कितने लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, कितने लोगों को नहीं आ रहे हैं। रेशियो देखो, अगर आपको लग रहा है कि 60-40 है, इट मीन्स कि मेरे डिज़ाइन के अंदर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। एज सर्टेन द टाइम टू फिनिश the specified task, validate the approval levels of users with the web functions, website or other product, categorize the changes necessary to progress the user performance and satisfaction, evaluate the performance if it matches the usability goal. Advantage of using usability testing for an organization: can be modified to perform other types of testing such as practical testing, structure integration testing, unit testing and smoke testing. Enhance performance of the product by amending all the problems that user may face before the product is finally released. Determines possible mistakes, bugs and path holes in the structure
which are not evident to developer, it can be very economical, highly effective and beneficial. एक प्रोजेक्ट को बना के आप लाइव ले जाओ, लॉन्च कर दो, आपने उसकी वेल टेस्टिंग नहीं की, बाद में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कमेंट फीडबैक वहाँ पर आ रहे हैं। बेटर इसकी पहले वेल टेस्टिंग करो तरीके से और उसके बाद उसको लेके आओ। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक केस स्टडी पकड़ते हैं, ओला ने अपनी स्कूटी लॉन्च की S1 Pro। अब उसका जो सस्पेंसन है, जनरली हम लोग जब कोई बाइक या कार चला वो देखते हैं स्कूटी वगैरह, तो उसमें बोथ साइड सस्पेंशन तो बीच में व्हील लॉक होता है ना। अब उन्होंने क्या करा, एक साइड से उन्होंने उसको व्हील को लॉक किया फ्रंट। अब उन्होंने टेस्टिंग की बहुत बढ़िया, दौड़ाया उड़ाया, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम ज़्यादा किया, उन्होंने उस चीज़ को टेस्ट किया कि वो इम्पैक्ट कितना झेलेगी, इम्पैक्ट की टेस्टिंग नहीं की। सो हाई स्पीड में अगर किसने ख़राब रोड में अगर ब्रेकिंग की तो सस्पेंशन पे इम्पैक्ट ज़्यादा और वो कलेप्स कर गया, टूट गया। या कहीं रोड में गहरा गड्ढा था, आप जा रहे हो 70-80 स्पीड और टूट गया। तो सीधी सी बात है, टूटेगा नहीं तो बैंड होगा, डिसबैलेंस ज़रूर होगा उसके अंदर। तो ये चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, बस ये था कि उन्होंने नाम को एनकैश किया कि ओला जो है वो इस तरह का एक लेके आ रहा है, क्योंकि ओला को भी पता है कि मार्केट में नए प्रोडक्ट मुझे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक वो कैब चला के गुजारा करेंगे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कि भाई मार्केट के साथ चलो। तो उन्होंने उस चीज़ को फिक्स किया, उसको उन्होंने और ज़्यादा बेटर बनाया। अभी भी साइड वाला ही है लेकिन और बेटर कर दिया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी कि भी ज़्यादा इम्पैक्ट को कैरी कर पाए। अब जो नए मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर वो लोग चेंजेस करें, उस डिज़ाइन फिलोसफी को बदल रहे हैं। देखो क्या होता है ना, कंपनियाँ कॉस्ट ऐसे ही बचाती हैं। जैसे था नहीं टाटा नैनो जब मार्केट में न जनरली क्या होता है, अगर आप ऑल्टो जैसी कार लेने जाओगे तो उसमें 2 वाइपर होंगे, नैनो के अंदर उन्होंने एक ही वाइपर दे दिया, बड़ा लगा दिया, कॉस्ट बचाओ, है ना। कहीं तो कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ना, अगर आपको उतने कम में वो चीज़ें दे रही है। सो सेम वही चीज़ है कि आप अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग बहुत बढ़िया करो, जो फेलियर बाद में आपके सामने है उनको पहले इन हाउस ही शॉर्ट आउट कर लो, फिर लेके जाओ। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा कोई चीज़ 100% बेहतर तरीके से लॉन्च हो सकती है, बट मिनिमलिस्टिक एरर के साथ, मिनिमलिस्टिक प्रॉब्लम के साथ लाई जाए, ना कि हाईली उसके अंदर आपको बग्स दिखाई दे रहे हो और लोग आपको भागा के भाई क्या बना दिया, समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। सो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सोचो आज की डेट में इंडियन मार्केट में कार्स वगैरह या बाइक वगैरह जब भी आती हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कार्स की टेस्टिंग जो होती है वो लेह लद्दाख तक कराई जाती है। या अगर उसने वहाँ तक की उबड़ खाबड़ रोड झेल ली, इट मीन्स कि वो इंडियन मार्केट में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उससे ज़्यादा ख़राब टायरन तो कहीं का नहीं होगा ना। अगर वो उसने सारी वो झेल ली चीज़ें, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई नैनो है, चलेगी नहीं चलेगी, तो खैर बंद हो गई, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। साबुन की टिकिया इन ऑल दैट, इस तरह के अजीब अजीब से नाम बना दिए, बट वो उसका पर्पज़ ही नहीं था। वो एक सिटी कार थी भाई, छोटी सी कार है, कॉम्पैक्ट है, कहीं भी पार्क कर सकते हो, 2 बाइक की जगह में एक कार पार्क हो जाती है। नॉर्मल कार जो होती ऑल्टो जैसे 4 बाइक की जगह में पार्क होती है। दूसरा, बजट फ्रेंडली, 1 से 1.25 लाख रुपए के अंदर में तुम बाइक लेने जा रहे हो, उतने में आप बारिश से बच के जा रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें, गर्मी सर्दी से बच रहे हो, सारी फैसिलिटीज़ थी उसके अंदर। तो बस वही होता है समटाइम्स कि लोगों का माइंडसेट। अब आज के लोग कहते हैं अगर होती तो बढ़िया होती, क्योंकि बाइक के बराबर तो एवरेज देती थी ना वो, 35-40 का एवरेज था कार का। ठीक है, तो जो नॉर्मल लोग 150 सीसी की बाइक में नहीं निकाल पाते वो गाड़ी देती थी। तो जब मार्केट किसी प्रोडक्ट के लिए तैयार नहीं होता तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली में फिर बाद में आके डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है। ठीक है, सो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया मिस्टर रतन टाटा ने। उन्होंने क्या बोला, दुनिया की सबसे सस्ती कार और दुनिया की सबसे महंगी कार टाटा नैनो ही है। उन्होंने पूरी वो गोल्ड प्लेटिनम डायमंड से बना दी, तो वो भी चलने वाली। कहते दुनिया की सबसे सस्ती थी ना, जिद थी कि दुनिया की सबसे महंगी भी सही बनाऊंगा, कर दी बना के खड़ी प्रोटोटाइप। तो टेस्टिंग हमें समझ में आया। सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, इजी टू यूज सॉफ्टवेयर, मोर readily accepted by the user and shortens the learning curve for new users. Methods of usability testing में हम लोग देखेंगे laboratory experiment, observed by usability experts by using the quantitative data, requires more time and is more expensive than other methods of usability testing.
On-site observation. Testing is conducted on-site, which enables the study of users' actual working environment, involves long observation period, which helps to collect the real environment information, less expensive than other usability testing method. सो अभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे आपने अगर कभी नोटिस किया तो फ्लिपकार्ट जब हम लोग चलाते थे ना, तो नीचे आपको यहाँ पर इनके नए इंटरफेस से रिलेटेड थम्स अप थम्स डाउन का ऑप्शन आता था 1-2 महीने पहले तक, कि भाई आपको हमारा नया जो हमने चेंजेस किए वो समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बग्स इनके इस डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं आज भी इसको डिज़ाइन को उतना लाइक नहीं करता जो उनका पहले वाला डिज़ाइन था, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पर अपना एक डाल रखा था कि भाई जो भी आया तो अपना फीडबैक दे दे, उसको नया डिज़ाइन अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। Checklist of usability testing. Usability testing checklist is categorized into 3 parts: accessibility, navigation, and content. Checklist of usability test studies accessibility. Verifies the loading time of the website, verifies suitable text to background contrast, verifies formatting of the text including front and spacing of the text, verifies if website has its 404 page or any custom design not found page, verifies additions of appropriate ALT tags or images. So पहली चीज़ की कंट्रास्ट रेशियो। कई बार क्या होता है, हम लोग ना डिज़ाइन तो कर देते हैं वेबसाइट बड़ी अच्छी, बट कलर स्कीम आपकी इतनी पुअर है कि आपका इमेज, टेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर, मेरा कंटेंट कुछ भी रीडेबल नहीं है। बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए जो हो लेकिन यूज़र को पता ना चले कि है वहाँ पर। अगर आप बैकग्राउंड को ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो दिक्कत आती है। हमेशा इमेज और उसके साथ जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसके रेशियो को देखिए कि कितना अच्छा हमें वहाँ पर कंटेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप ग्रे कलर का बैकग्राउंड ले रहे हो, लाइट ग्रे कलर का टेक्स्ट भी ले रहे हो, तो कहाँ से क्लियरिटी आएगी उसका, ठीक है। जैसे कंट्रास्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर मान लो ब्लैक बेस है तो उसके पास सबसे बढ़िया क्या दिखेगा, वाइट ना। तो भाई फोटोशॉप हम सभी ने पढ़ा है, तो डिज़ाइन नहीं समझ में आता तो फोटोशॉप में इन्वर्ट मोड, जो भी कलर ले रहे हो उसका इन्वर्ट, उसके साथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कलर कौन सा होगा वो आप वहाँ से पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है लोडिंग टाइम, वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो होता है, जो हम लोग देखते हैं पेज स्पीड डॉट टेस्ट जो गूगल ने बनाया है, तो हम लोग वहाँ जाकर देखते हैं पेज फेल हो रहा है कि पास हो रहा है, वो चेकिंग जरूर करो। कंट्रास्ट रेशियो चेक करो, फॉर्मेटिंग चेक करो, फॉन्ट में स्पेसिंग वगैरह चेक करो। जैसे हमेशा यूआई में बोला जाता है ना कि 2 तरह के फॉन्ट कभी नहीं लेने चाहिए। कौन से? दोनों को स्मॉल में लिखो, आई और एल। अगर आई भी वैसे ही आ रहा है एल की तरह तो कोई फ़ायदा नहीं उस फॉन्ट को लगाने का। तो जैसे आप अगर आई कहीं लगा रहे हो तो आई हमेशा इस तरह से डॉट के साथ होना चाहिए, वो फॉन्ट इस्तेमाल करो। वो फॉन्ट कभी नहीं जिसके अंदर आई और एल में कोई डिफरेंस ही ना हो, ठीक है। कस्टम 404 पेज कि अगर आप मान लो आपकी वेबसाइट के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया तो बंदा वेबसाइट से बाहर ना निकल जाए, उसको लगना चाहिए भाई यहाँ पर उसका एक डेडिकेटेड पेज डिज़ाइन किया हुआ है। और ALT आप जानते हैं, मैंने आपको डे 1 से सिखाया है कि ALT होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट। आपको अगर लिखना आता है तो लिखिए, नहीं तो आप SEO पर्सन के लिए लगा के छोड़ दें। फिर क्या है? नेविगेशन। वेरीफाइज इफ यूजर कैन इजीली आइडेंटिफाई द वेबसाइट नेविगेशन, वेरीफाइज इफ नेविगेशन ऑप्शंस आर शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वेरीफाइज इफ नंबर ऑफ बटन्स लिंक्स आर रियलिस्टिक, वेरीफाइज इफ द लोगो ऑफ द कंपनी इज लिंक्ड टू द होम पेज। जनरली हम लोग छोड़ देते हैं उसको, लेकिन लोगो पर भी अगर बंदा क्लिक करे तो होम पेज पे चला जाए। वेरीफाइज इफ लिंक्स आर कंसिस्टेंट ऑन ऑल पेज and are easy to understand, verifies if site search is present on page and are easy to access. Next get testing content. Verifies if URLs have meaning and are user friendly. जनरली जब लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हम लिखते हैं होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टेंट। ठीक, सीखने के लिए सही है, बट होम, सर्विस, अबाउट लिख के कौन सर्च करता है? कोई नहीं करता ना। इसलिए पेज का नेम हमेशा सर्च और यूज़र पॉइंट से होना चाहिए कि यूज़र किस नाम से आपको ढूंढेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ से देखें फ्लिपकार्ट का जो पेज का नेम रखा उन्होंने, जो टाइटल रखा है वो क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फॉर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी एंड मोर। बाकी दिख नहीं रहा है इसमें क्योंकि 60 कैरेक्टर की लिमिट को ब्रीच कर दिया उन्होंने। और अगर हम लोग जाके यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये दिख जाएगा। अरे यार क्या कर रहे हैं? तो ये देखेंगे आप, मोर के बाद क्या लिखा उन्होंने? बेस्ट ऑफर्स, ठीक है, इस तरह से। तो पहला पार्ट क्या है?
वेरीफाइज इफ यूआरएल्स हैव मीनिंग्स एंड आर यूज़र फ्रेंडली। तो वो जो अभी हमने देखा दैट इज़ अ टाइटल, यूआरएल जो हम लोग पेज का नाम रखते हैं डॉट एचटीएमएल, ठीक है। वेरीफाइज इफ एचटीएमएल पेज आर मीनिंगफुल, वेरीफाइज इफ इम्पोर्टेंट कंटेंट इज अबव द फोल्ड, verifies the if highlighting of the content is used continuously, verifies if original copy is concise and illustrative, verifies if major heading are clear and meaningful, verifies if styles and color are consistent। ऐसा ना हो कि हर जगह पर आपकी कलर थ्योरी बदलती जा रही है, फॉन्ट आप अलग अलग लगा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टेप्स टू परफॉर्म यूजेबिलिटी टेस्टिंग, क्रिएट अ टेस्ट प्लान, identifying objectives and elements that need to be tested, specifying the features of the test group, and identifies method and measures to perform the test. Select a test environment, finalizing an environment consisting of required software and hardware where the testing team performs their task. Search and assign users, identifying users on which testing is to be performed depending on their usage. Next, schedule the test session. Moderator perform actual testing. He is responsible for security and ease for errors. He manages the testing team. Create test checklist or material. Creating an interview questionnaire for the user to identifying possible condition for the testing scenario. Interrogate with users. Take feedback from the users. Attend the interrogation session with users so that they can provide suggestions to the moderators. Analyze data and observation, finding the reason of the problem by analyzing data and observations. Limitation of usability testing, it is tedious and time consuming. Conclusion derived is not 100% accurate as the scenarios of testing are different from actual environment. It verifies testing for short period of time. It is not possible to know response of using user in long term. तो बेसिक काम करा लो, बहुत ज़्यादा आप उस पर टाइम कंज्यूम मत कराइए। बेसिकली जैसे कि टाइपो एरर नहीं होने चाहिए, एक वो कंटेंट की आप टेस्टिंग कराइए। लिंक आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, पता चला कहीं पर किसी पेज पर लिंक लगना भूल गया आप बाई मिस्टेक, तो पता चला 404 खुल रहा है, पेज नॉट फाउंड, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमने देख लिया था, मोबाइल की हम लोग बात करेंगे। मोबाइल वेबसाइट टेस्टिंग, मोबाइल वेबसाइट टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड ऑन मोबाइल डिवाइसेस एंड नॉट ऑन स्टैटिक डिवाइसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। रोल ओवर, सो जैसे हम कहते हैं ना, हमें फ्लिपकार्ट जैसे रोल ओवर चाहिए कि माउस गया नीचे कैटेगरी खुल गई मेंस के ऊपर। सो रोल ओवर यूज्ड फॉर नेविगेटिंग और एक्सेसिंग कंटेंट ऑन स्टैटिक डिवाइसेस डू नॉट ट्रांसलेट टू मोबाइल डिवाइसेस ऑटोमेटिकली। Resizing, display in static and mobile devices differ due to variation of screen size, overlays and pop-ups. Some of the features such as light boxes and slide shows use overlay or pop-ups work accurately on the static device but may lead users into navigational deads and on mobile devices. यानी कि आपने अगर कहीं पर इस तरह का कुछ एक्टिविटी किया होगा तो वो सही से काम नहीं करेगा, इस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, मोबाइल को पॉपअप नहीं खुलवानी चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेबसाइट्स क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइसेस नीड्स वेरिफिकेशन फॉर टेस्ट डिज़ाइन, कलर चॉइस एंड टेक्सचर्स इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल लाइट मोबाइल डिवाइसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स वेयर इज स्टैटिक डिवाइस आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। क्योंकि देखो, आप कंप्यूटर अगर चला के बैठोगे तो अंधेरा करके तो नहीं बैठोगे, लेकिन मोबाइल के साथ आप ऐसा कर सकते हो, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। Responsive test. This tool helps to know how a web page will look on devices with different size of screen. Some devices supported with this tool are iPhone, BlackBerry and Samsung phones and Dell laptops. So BlackBerry out of use है, कोई नहीं करता है। Responsimeter. This tool accepts a URL and gives output of sequences of device mockups by rendering the page. This gives an idea of how the user will experience the layout of web page on different devices. Responsive. This tool provides some keyboard shortcuts. For example, when you press the T key, you will get a tablet preview. This tool helps user to frequently switch between various device previews. Am I responsive? This tool renders preview of images and is helpful for presentational design meetings. Viewport resizer. These tools
allow resizing the browser into a specific dimension, example the dimension of an iPhone and Amazon Kindle Fire. Resize my browser, this tool allows to resize the browser into 15 default sizes that match almost all the popular devices like the MacBook or iPads. It allows to create custom dimension and allow to know the size of current window. Screenfly. This tool takes a URL and provides a preview of web pages according to the various screen dimensions. Responsive website design tool by Design Modo. This tool helps in designing and debugging the responsive breakpoint. Responsive web design tool by pixeltuner.de. This tool renders a URL in several device mockups. Summary of this session: usability studies means evaluating performance to enhance the usability of a product or service while the end user work on the particular product or service. Usability study is also known as black box technique. Black box testing is a software testing method in which the functionality of the software under testing SUT is examined without peering at the internal code structure, implementation details and internal parts of the software. Usability testing identifies the problem in the design of the product before they are coded. There are two methods to perform the usability studies: laboratory experiment and on-site observation. Usability testing checklist is categorized into three parts: accessibility, navigation and content. The most common elements of GUI, जिसको बोलते हैं graphical user interface, include window, menu, icons and a pointer. Mobile website testing should be conducted on mobile devices such as mobile phones and tablets, मतलब जो moving device होता है, ठीक है. Various free tools used for responsive design test such as responsive test, responsive and Screenfly. So ये थे हमारा responsive से related content. So आपका जो UI UX का responsive वाला पार्ट है वो हमने अपना कंप्लीट कर दिया इसके अंदर, ठीक है. सो हमारी तरफ से आपकी जो जर्नी है UI UX वो कंप्लीट है. आप प्रोजेक्ट बनाइए, पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए कि मुझे किसके ऊपर बनाना है, ठीक है. देन उसके बाद आप उसको देखो कि आप जिस चीज़ पे बनाने जा रहे हैं आपके उसमें कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ठीक है. आप कॉम्पिटिटर को जब एनालाइज करें तो सभी के पॉइंटर्स बनाएं, ठीक है. देखो मैंने आपको याद होगा शायद ChatGPT से रिसर्च करना सिखाया था, वो तब कीजिएगा जब आप प्रोडक्शन हाउस में चले जाएं. अभी के लिए आप मैनुअली खुद से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब GPT नहीं था 2022 से पहले, तब भी तो लोग करते होंगे ना डीप डाइव रिसर्च. टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता होगा बट खुद का दिमाग भी तो इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा. अगर हम लोग पूरा उस पर डिपेंड हो जाएंगे, कल को नहीं होगा, आपसे बोला जाएगा जी कंपैरिजन बताओ, तो आप बैठोगे कि ChatGPT चलेगा तब मैं बताऊँगा. तो इतना आपकी आइज़ जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो फटाफट से चीज़ों को ऑब्जर्व करें और बेटरमेंट फाइंड आउट कर पाए इसमें क्या बेस्ट है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए. तो ध्यान रखना अपनी मैनुअल नॉलेज जो है हमारी खुद की, वो हमेशा आपको स्टैंड आउट करेगी. टूल पर बेस्ड होके चलोगे, काम जल्दी होगा, लेकिन आप डिपेंडेंट ही रह जाओगे हमेशा. उसके अभाव में आप कभी भी शाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो हमें दोनों ही तरीके से आना चाहिए. टेक्नोलॉजिकल भी हमें क्लियर होना चाहिए और फंडामेंटली भी हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है. किसने कुछ मैसेज किया? सर मेरा प्रोफेशनल अकाउंट एक्सपायर हो गया फिल्मा का. अच्छा ये प्रॉब्लम ना उनके साथ भी आ रखी है, सुप्रावती के साथ. तो आपको क्या करना है, मैं इसका एक ना वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा किस तरह से आपने इसको एक्टिवेट करना है. तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका अकाउंट कैसे जाएगा. बेस हाँ जी, आपकी इसी में डाल दूंगा, जो प्लेलिस्ट है ना उसी में आपको रिसीव हो जाएगा. जी, और देख लेते हैं एक दो चीज़ अगर मेरे पास कुछ होती हैं तो मैं. यूजेबिलिटी शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था, हाँ हमने किया है, जिसके अंदर पूरा फ्लो था. नहीं ये वाला हमारा पार्ट नहीं हुआ है, मैं इसको भी आपको क्लियर करूँगा.
सो ये है अपना बेसिक्स ऑफ यूजेबिलिटी। तो बेसिक्स ऑफ इंट्रैक्शन एंड यूजेबिलिटी। तो ये देखते हैं कि हाँ सही है। तो बेसिक्स टू इंट्रैक्शन डिज़ाइन हम लोग देखते हैं। वैसे रिस्पॉन्सिव ऑनर ये ऑलरेडी कवर है, बट ये इन डेप्थ है और ज़्यादा डिटेल में है, इसको हम लोग देखेंगे। सो इंट्रैक्शन डिज़ाइन यानी कि IXD स्टेट्स द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम। सिंपली पुट, इट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड यूज़र। कि भाई मेरे पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो एक यूज़र से किस तरह से इंटरेक्ट होता है। एग्जाम्पल, interaction designers helps in building meaningful relationship between people and the products or services they utilize, ranging from appliances, computers and mobile devices. Interaction design forms a significant component within the extensive umbrella of user experience design. So, Gillian Crampton Smith first introduced the concept of four dimension in the language of interaction design. Kevin Silver included the fifth dimension to it. 1D words, one dimension words. Word used in interaction should communicate information. Two dimension visual representation, graphical interactive elements that supplement verbal communication. Three dimension यानी कि physical object or space. Both the physical object and user uses and the physical space of the user specify. Four dimension time. Abstract dimension involves media that shifts with the time. Behavior, interaction behavior, all previous dimension and reaction of user and the product. So ये 5 dimensions है one by one. So यहाँ पर समझते हैं characteristic of interaction design. Design include altering situation by positioning and shaping artifacts. Design is about exploring possible future. Design involves outline the problems side by side, inventing possible solution. अब मान लो कि आप किसी कंपनी के में ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो प्रॉब्लम मत बताओ, तो तुमसे मुझे सॉल्यूशन क्या है वो तुम्हारे पास है। तो प्रॉब्लम तुम कैसे जज कर रहे हो? तो प्रॉब्लम तभी हम लोग अंडरलाइन करते हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है। डिज़ाइन एंड डिटेल्स comprehending through sketching and other physical demonstration. Design talks about technical, aesthetical, instrumental and ethical traits throughout. So, characteristics of interaction design. Digital material and interaction design. Interaction design works with digital material and shapes digital things. People's use and interaction design. Digital things are shaped for people's use. Interaction design can be seen as something that forms digital items for people utilization. So हम कोई भी गैजेट बना रहे हैं, कोई भी टूल बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आज के डेट में आप देख रहे हो कि यूआई जो है वो इतने अमेजिंग बन चुके हैं कि जिससे हम लोग किसी मशीन को भी हैंडल कर रहे हैं। और जैसे कि एसी को आप रिमोट से हैंडल कर रहे हो, ठीक है, बट हम मोबाइल से तो हैंडल कर रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि इंट्रैक्शन डिज़ाइन हो गया ना। अब वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप फ़ैन की स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो अगर आपका फ़ैन लो स्पीड पे चल रहा है तो वहाँ पर 3 ब्लेड वो दिखा रहे होते हैं। आपका 4 पर चल रहा होता है तो मोशन में वो 4 दिखा देते हैं उसको, और स्पीड आप बढ़ाते हैं उसके 6 कर देते हैं। तो उससे पता चल रहा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो इंट्रैक्शन में अगर मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, जैसे पैनासोनिक के अगर इसी में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इस तरह से कुछ दिखाया होता है उन्होंने। ठीक है, वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। मिराई करके उनका एक एप्लीकेशन आता है, उन्होंने बहुत अच्छे ब्यूटीफुली उन्होंने उस चीज़ को दिखाया हुआ है। आप कूलिंग को अगर बढ़ा रहे हैं तो हवा का जो एयर का जो फ्लो उन्होंने डार्क ब्लू कर देते हैं, अगर कूलिंग का मतलब तो लाइट ब्लू में रखते हैं, तो पता चल रहा है ना बंदे को इस तरह की चीज़ें। चलो आगे देखते हैं। Importance of interaction design. Businesses need interaction design as they interact with customers all the time across multiple digital platforms. A business would likely want to control interaction quality to get desired outcomes.
Interaction design focuses on creating something that enhances the overall user experience. Good interaction create positive user experience. So IXD versus UX, interaction design versus UX or experience design. So interaction design is explicitly a discipline that investigates the interaction between a user and a system through an interface. And user experience design is about the overall product user experience. So पहले user experience आता है, then interaction design आता है, ठीक है. Interaction design subset of UX design. An interaction designer activity needs to adhere to a process of UX design. So user interface design, Jesse James Garrett defines interface design as having to do with choosing the right interface elements for the task that the user is attempting to achieve. Arranging on the screen is a manner that can be readily available and easily used. So interface elements are inclusive of but not restricted to input control, navigational components, informational components, containers, tools of the trade. UI design is involved with the functions of the app or websites, whereas interaction design relates to the actions and reactions between an app and a user. कि कितना कंफर्टेबली एक यूज़र आपके ऐप के ऊपर आता है, इंटरेक्ट करता है और वहाँ से कोई चीज़ लेके निकल जाता है या उस सर्विस को डे टू डे लाइफ के अंदर रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं. सो क्वेश्चन टू आस्क व्हेन डिज़ाइनिंग फॉर IXD. So question to think about while designing for interaction, and what is the description for the questions that arise. So define ways in which user can interact with the interface. So what are the functions of a mouse, fingers or stylus in the user interface? तो माउस हमें पता है, जैसे हम लोग यहाँ चला रहे हैं, फिंगर्स जो टच पे चलता है. कुछ डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग स्टाइलस का यूज़ करते हैं. स्टाइलस जैसे कि पेन टैब आप देखते हो ना, जैसे गैलेक्सी नोट खरीदते उसमें स्टाइलस होता है साथ में, ठीक है, जहाँ पर आप डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट ना करके टूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. या जैसे एप्पल का पेन आता है 8-9 हज़ार रुपये का, जो हम लोग टैबलेट के ऊपर कुछ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है. तो तीनों का अपना अपना क्या काम है. तो माउस, फिंगर एंड स्टाइलस इन यूज़र इंटरफेस. दिस इंक्लूड्स यूज़र एक्शंस सच एज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग अक्रॉस द इंटरफेस एंड पुशिंग बटन्स एंड सो ऑन. सो फोटोशॉप का जो रियल पावर है, जैसे हम लोग माउस से डिजिटल पेंटिंग बना रहे होते हैं, कभी नहीं बन सकती, क्योंकि माउस में बटन प्रेस होता है, ठीक है. बटन जब प्रेस होता है तो उसमें इंटेंसिटी पता नहीं चलती. भाई मैंने बटन दबा दिया, इसमें फोर्स तो बराबर ही है ना. लेकिन जब मैं पेन टैबलेट से काम करता हूँ, पेन प्रेशर होता है कि कितना दबा के, जैसे आप पेंसिल से लिखते हो पेपर के ऊपर, अगर आप आराम से लिख रहे हो पेपर फटेगा नहीं, आपने दबा के गा के लिखा तो पेपर फटेगा, यानी कि प्रेशर. तो पेन टैबलेट में प्रेशर सेंसिटिविटी होती है कि आप अगर कोई हेयर किसी करेक्टर का बना रहे हो तो जिस सोर्स से निकला वहाँ डार्क होगा, नीचे आता था वो फेड हो जाएगा, है ना. यानी कि प्रेशर. माउस में ये चीज़ें नहीं होती. तो माउस पर लोग जुगाड़ कर रहे थे कि भाई इतना ही वो स्ट्रोक चले, उसके बाद जाके बंद हो जाए. उसमें हमें ऐसा नहीं करने की ज़रूरत होती, ठीक है. तो इसलिए पेन टैबलेट पर जिनका एक्सपर्टीज़ होता है वो लोग अच्छा आउटपुट निकालते हैं डिजिटल पेंटिंग के अंदर. Next, what indirect commands can be user give to interact with the product? An instance of an indirect manipulation is when a user presses Ctrl C, they expect a piece of content to be copied. है ना. आगे देखते हैं. Give user clues about behavior before taking actions. How can the appearance of a product such as size, color, shape and so on provide clues about how the product functions? बेस्ट एग्जांपल, आपने XD चलाया, आप जहाँ भी टूल लेके जाते हो, जिस भी जगह जाते हो, उसका एक बहुत शॉर्ट वो दिखाते हैं कि इससे क्या होता है. वही चीज़ है इंटरेक्शन डिज़ाइन के अंदर. What are the things that inform user what will happen before they perform an action? These include instructions before a final submission or a meaningful label on a button and so on. Next, predict and reduce errors. Two constraints prevent error. The Poka-Yoke principle says the constraints force users to adjust behavior to proceed with their planned actions. Are error messages useful for correct the problem or explaining the reason for the error? Helpful error messages can provide context and solutions. Next,
Consider response time and system feedback. What is the feedback given to the user once an action is performed? The system acknowledges and actions of the user and let him or her knows its course of action. What is the time taken between an action and the response? Responsiveness is characterized in four levels, namely stammer 0.1 to 1 seconds, interruption 1 to 10 seconds, immediate less than 0.1 second, and disruptions more than 10 seconds. Think strategically about each element. Are the size of the interface element reasonable enough to interact with? According to Fitts law, elements such as button need to be large enough to facilitating clicking. In a mobile context, the use is a touch component that is particularly important. तो कई बार क्या होता है, अगर हम लोग सही से नहीं सीखते हैं UI UX को, तो हम लोग आइकन के साइज़ का ही बना लेते हैं. अब उसको फिर बंदा हासिल कर रहा है, टैप कर रहा है, हो ही नहीं रहा. तो हमेशा क्या कहते हैं कि 24 बाई 24 पिक्सल का होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टच होता है फिंगर का, वो कॉन्टैक्ट एरिया 24 पिक्सल का होता है. सो विच एवर इज हायर, लाइक आपका अगर बैक जाने का बटन है तो आपने बैक का एरो बनाया होगा, ठीक है. तो आप वहाँ पर ध्यान रखें, कोई भी आइकन जब आप बनाएं तो एटलीस्ट वो उसका फिंगर के साथ कॉन्टैक्ट एरिया 24 पिक्सल का होना चाहिए, तो बढ़िया काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. Are the corner and edges utilized to locate elements like menus? Fitts law also states that the edge is a good location for menus as the mouse pointer or fingers cannot be beyond this boundary. It is it in accordance with the standards user understand how interface elements are supposed to function, so any deviation from the standards should be done only for including new improvements. Simplify to add learning. Is information too bulky or numerous with many items at a time? According to George Miller, the short-term memory of people can store 5 to 9 items before forgetting them or making mistakes. Is the user end simple enough? According to Tesla's law of conservation, complexity should be removed as much as possible to build a user-friendly system. However, Tesla also said that things cannot be simplified after a certain point without compromising on functionality. कि भाई इतना भी उसको सिंप्लीफाई मत कर दो कि आपके जो फंक्शनैलिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाए. तो बैलेंस लेके चलना है दोनों के बीच में. आर दी फॉर्मेट्स फेमिलियर? हिक्स लॉ स्टेट्स दैट यूज़र टेक्स लेस टाइम फॉर डिसीजन इफ़ द फॉर्मेट इज़ फेमिलियर. तो जितना आसान आपका इंटरफेस होगा, यूज़र उतना जल्दी डिसीजन लेगा. जितना क्लटर आप करोगे अपने इंटरफेस के अंदर, ये भी लगा दूँ ये भी लगा दूँ, बंदा कंफ्यूज होगा ही होगा उसके अंदर. सो गोल ड्रिवन डिज़ाइन मेड फेमस बाय एलन कूपर. डिज़ाइन एज defined as design that prioritize problem solving above all. Usability, a vague term, but at its core, designers are simply asking, can someone easily use this? Different definitions given by author Alan Diss, Janet E. Finley, George Lee D. Abbott, Russell Blay, Nelson and Snyderman, and ISO 9241. So ये सब यूजेबिलिटी के the best examples हैं. The 5-dimension word visual representation, physical objects or space, time and behavior. Cognitive psychology, the study of the functions and process of the mind. Some important elements have added in the formation of interaction design. Human interface guidelines. The concept is in itself a methodology. Most major companies have created guidelines. कि भाई किस तरह से देखते हो ना, जैसे बहुत सारे ऐप जब आप अपना डालते हो, वेबसाइट चलाते हो, जब पहली बार आते हो तो वो हाईलाइट करके दिखाते हैं, स्पॉटलाइट करके यहाँ से ये होगा यहाँ से ये होगा, इस तरह की चीज़ें. डेली टास्क ऑफ interaction designers. Deliverables and daily tasks handles important activities of the project team. Design strategy must know user goals and requirements to build a design strategy that can help team members. Wireframe of key interaction has to start sketching the design prototype, build prototypes, stay informed, need to stay updated on the latest design flooding the industry. नेक्स्ट जो है आपका वो है समरी ऑफ दिस सेशन, जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. तो ये था अपना आज का टॉपिक. नेक्स्ट एक क्लास और देखेंगे हम लोग, एक लगेगी या दो लगेंगे, तो मे बी इस वीक के अंदर आपको ये हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट मंथ आपकी प्रेजेंटेशन की डेट रखेंगे, डेट आपको बता दी जाएगी आपकी डेट क्या रहेगी. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है. ठीक है.